टी सेल की जो एक्टिवेशन है वो हमने करनी है, ठीक है। हमने बी मेमोरी सेल्स पढ़े थे ना, वैसे ही टी सेल में भी टी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं एक उसके बाद, सेम वैसे, ठीक है। ये वैसी बात बता दी, ठीक है। एंड अब जो टी सेल्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो बी सेल्स थी वो रिकॉग्नाइज करते थे एंटीजन्स को डायरेक्टली, ठीक है। उसके लिए उसको कोई वो नहीं, ज़रूरत नहीं थी किसी उसकी। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीजन्स के साथ तभी रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे जब वो बाउंड होंगे, ठीक है। एक बाउंड होंगे विद special molecules that are MHC, that are major histocompatibility complex. Major histocompatibility complex जो ये होता है, ये होते हैं प्रोटीन्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ APC. APC आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में ये होंगे 3 टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रोफेजेस, एक होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं हमारे डेंड्राइटिक सेल्स। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो हैं डेंड्राइटिक सेल्स हमारे, ठीक है। अब ये जो MHC प्रोटीन्स हैं, ये 2 टाइप्स की MHC प्रोटीन्स होती हैं, MHC1 और MHC2, ठीक है। अब ये जो 1 है वो कौन से हम टी सेल्स के बारे में पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा यहाँ पे आ जाऊँगी। MHC1 जो है वो किन सेल्स को प्रेजेंट करता है? टी सेल्स को ही करता है, लेकिन कौन से टी सेल्स को? साइटोटॉक्सिक टाइप्स होती हैं टी सेल्स की भी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और जो MHC2 है वो करेगा टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टी सेल्स के बारे में। अब टी सेल्स की हमने सबसे पहली टाइप है हमारी टी हेल्पर सेल। सबसे पहली इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट न्यूमरस है, टी सेल्स में मोस्ट न्यूमरस टाइप है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोकाइंस, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रेजेंट करने का वाला काम करते हैं, हेल्प करते हैं एक्टिवेशन में बी लिम्फोसाइट्स की, टी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। लेकिन दूसरा काम है कि वो लिम्फोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोकाइंस होते हैं, एग्जांपल मैं आपको दूं, इंटरल्यूकिन्स हमें पता बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उनका एक अगर तो ये टी हेल्पर सेल्स नहीं होते ना कई में, जैसे कि एग्जांपल किसी HIV आ गया, ठीक है। अब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये टी हेल्पर सेल जो है ना, ये सारे के सारे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देख लो, टी हेल्पर सेल्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए तो एड्स हो जाती है, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। एड्स मतलब इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है हमारा बॉडी, तो इसीलिए टी हेल्पर सेल देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। अगर ना हो तो एड्स हो गई, देखो, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो ये हमारे टी हेल्पर सेल्स हैं वो सप्रेसर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक और सप्रेसर वो नेक्स्ट टाइप्स हैं, ठीक है। और ये मैक्रोफेजेस को भी रोकते हैं, ठीक है, कि अगर वो हमारे पास आ गए हैं तो उन्हें स्लो डाउन कर देंगे। देन आते हैं साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स। अब ये जो किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, ये लोग परफोरिन्स करके प्रोटीन्स होती हैं उन्हें बनाते हैं। ये परफोरिन्स क्या करती हैं कि हम जो बैक्टीरिया उसके अंदर होल्स, लिटरली होल्स कर देती हैं, ठीक है। और वो जो भी फ्लूइड होता है वो रैपिडली सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिक ने तो डायरेक्ट हमें मार ही दिया। देन होते हैं सप्रेसर टी सेल्स, थर्ड टाइप। सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, ये रेगुलेटरी होते हैं। रेगुलेटरी मतलब कि ये नहीं कि टी सेल्स जो हैं वो अपने ही सेल्स को मारने लग जाएं, उनको थोड़ा संभाल के रखो कि भाई आराम से, हाँ ठीक है, तुम्हें मारना है लोगों को, पर ये नहीं कि अपने लोगों को मारने लग जाना है। तो वो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं, वो सप्रेस करके रखते हैं। किस चीज़ के लिए होते हैं ये? टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस की रिकॉग्नाइज कर लें कि अपना कौन है, पराया कौन है। और अगर ये टॉलरेंस वाली प्रॉपर्टी ना हो, ये टॉलरेंस वाली कि हमें पता ही ना हो कि कौन अपना है कौन नहीं है, तो फिर क्या होता है, कई बहुत ही ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे रूमेटिक फ़ीवर की। ये जो रूमेटिक फ़ीवर होता है उसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल, उसमें जो टॉक्सिन होता है ना, उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है उसके अंदर जो एंटीजन होता है, ये जो एंटीजन होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है हमारे बॉडी के
हार्ट वॉल्व्स से, ठीक है। अब हार्ट वॉल्व्स के सिमिलर एक एंटीजन आया तो एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस हुई तो वो हमारे हार्ट वॉल्व्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग गई, हमारे जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगी हार्ट में, ठीक है, सॉरी हार्ट और जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लगी। तो रियूमेटिक फीवर में ये दिक्कत आ जाती है। सेकेंड है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में वो जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलस की, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। मायस्थेनिया ग्रेविस होता है, उसमें एसिटाइलकोलिन है, उसके रिसेप्टर्स के खिलाफ बन जाती हैं। तो मतलब कि अपने ही सिस्टम को ना रिकग्नाइज करना इज़ द फेलियर ऑफ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस ना हो तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं पर्सन में, ठीक है। वो डेड होगा लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल एंटीजेंस होंगे जो ट्रिगर करेंगे हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। ये किसके लिए यूज़ होता है डेड वाला? टाइफाइड फीवर, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, इन सब के लिए डेड हम देते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम लाइव दें, ठीक है, हम मरा हुआ ना दें ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम क्या करें कि उसका जो टॉक्सिक पार्ट है ना वो हम डिस्ट्रॉय कर दें। कि मतलब जो टॉक्सिन जो हमारे पास एंटीजन है वो है लेकिन उसका जो टॉक्सिक एक्टिविटी है वो नहीं है। तो दैट इज़ फॉर टेटनस एंड बॉटुलिज्म, ठीक है। थर्ड होता है कि अगर हम लोग इन्फेक्ट करें लाइव ऑर्गेनिज्म के साथ लेकिन हम अटेनुएट कर दें। अटेनुएट मतलब हम लोग अपनी तरीके से उसको थोड़ा सा वो कर दें, म्यूटेट कर दें, ठीक है, और वो डालें कि हल्का हल्का टॉक्सिक भी हो और मतलब इतना ना हो कि वो कॉज कर दे लेकिन लाइव हो। तो ये किस में हम लोग यूज़ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है, येलो फीवर के लिए, पोलियो के लिए, ठीक हो गया। तो ये हो गए ये। उसके अलावा हम लोग पैसिव इम्यूनिटी यूज़ कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में कुछ नहीं है, बस हम लोगों ने उसको यहाँ पे तो हम एंटीजन से हम लोग वो करा रहे हैं ना उसको, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हम लोगों ने उसको डायरेक्टली एंटीबॉडी ही दे देनी है। अब पर इसका ये प्रॉब्लम है कि जो एंटीबॉडीज़ है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, या वो 2 to 3 वीक्स ही रहेंगी, ठीक है। Okay, so this was all about immunity. If you have any query, you can ask. Thank you.